नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार आपका फिर से स्वागत है शिवांश स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। चलिए देखते हैं आज की क्या क्या मुख्य करंट अफेयर्स हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला करंट अफेयर है, सबसे पहली न्यूज़ है हमारी, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक तारामंडल या स्मारक वेस्ट बंगाल में खुलेगा। आपको बता दें कि इससे पहले जो भारत का जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक था वो ओंकार वाट का मंदिर था, कंबोडिया में अवस्थित था। कंबोडिया में ओंकार वाट का जो मंदिर था वो अभी तक का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक था। लेकिन अब जो आपका इस्कॉन के द्वारा बनाया जा रहा है वेस्ट बंगाल में एक बनाया जा रहा है, वेस्ट बंगाल में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक तारामंडल या स्मारक बनाया जा रहा है। ठीक है, जो ओंकार वाट के कंबोडिया मंदिर को तोड़ कंबोडिया मंदिर का जो जगह ले लेगा। ठीक है, आपको बता दें कि ओंकार वाट का कंबोडिया में जो ओंकार वाट का मंदिर है वो 400 एकड़ में फैला हुआ था। ठीक है, आपको यह भी बता दें आप कि जो ये इस मंदिर की जो स्थापना की जा रही है, जो धार्मिक स्मारक की स्थापना जो की जा रही है, इस्कॉन के द्वारा की जा रही है। इस्कॉन क्या है? तो इस्कॉन एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है, इसके द्वारा इसकी स्थापना की जा रही है। जो ये मंदिर बनाया गया है, मंदिर बनाया जा रहा है या धार्मिक स्मारक बनाया जा रहा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद वाला क्या होगा? स्मारक होगा। दुनिया का सबसे बड़ा क्या होगा? ये दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद वाला स्मारक होगा। ठीक है, इस्कॉन की स्थापना की बात करें तो इस्कॉन की स्थापना श्री एल प्रभुपाद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगली न्यूज है हमारी कल्याण चौबे जी। जो कल्याण चौबे जी को क्या किया गया है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए अध्यक्ष के तौर पर नामित कर दिया गया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए अध्यक्ष के तौर पर काम करेंगे आपके कृष्णा चौबे। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1939 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में। उसके अलावा फीफा फुटबॉल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन, इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन जो है वो उसकी स्थापना 1904 में ज्यूरिक में हुई थी। ज्यूरिक में उसका क्या है? हेडक्वार्टर है। ठीक है, अगली न्यूज देखते हैं तो केंद्रीय होम मिनिस्टर जो केंद्रीय गृह मंत्री जी हैं अमित शाह के द्वारा क्या किया गया है? सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस ई आवास पोर्टल की क्या करी गई को लॉन्च किया गया। सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस ई आवास पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स कौन कौन आती है? तो बीएसएफ, असम राइफल्स, सीआईएसएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस, आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स। इसके अलावा सशस्त्र सीमा बल भी इसके अंतर्गत आता है। आपको बता दें कि जो सबसे पुराना सशस्त्र सीमा बल है, सबसे जो पुराना आपका सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है उसमें आपकी असम राइफल्स आ जाती है। असम राइफल्स की स्थापना 1835 में हुई थी। इसका मुख्यालय मेघालय के राजधानी शिलोंग में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में हुई थी, मतलब 1939 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली के अंतर्गत आता है। इसका फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस है। ठीक है, इसके अलावा सीआईएसएफ की बात करें तो सीआईएसएफ का जो फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में पड़ता है। ये काम क्या करता है? तो ये काम करता है भारत के मेट्रो स्टेशनों की रक्षा करना, एयरपोर्ट्स की रक्षा करना, उसके अलावा जितने भी स्मारक हैं, ठीक है, उन स्मारकों की रक्षा करना है। जैसे आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, ताजमहल है, इन सारी चीजों की जो सुरक्षा करने का काम है वो सीआईएसएफ के अंतर्गत आता है। उसके अलावा बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, इसकी स्थापना 1965 के अंतर्गत की गई थी और इसका जो मुख्यालय पड़ता है न्यू दिल्ली में पड़ता है। और बता दें आपको कि आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। इसका मुख्यालय भी न्यू दिल्ली में पड़ता है। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, इसका मुख्यालय भी आपका न्यू दिल्ली में पड़ता है और इसकी स्थापना 1963 के अंतर्गत की गई थी। अगला क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग्स। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग्स को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है क्वाड नेशन। क्वाड देशों के बीच में एक क्वाड समूह है जिसके अंतर्गत भारत आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, जापान और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आ जाता है। इन चारों देशों के द्वारा एक समूह बनाया गया है जिसको क्वाड नेशंस कहा जाता है। क्वाड नेशन की स्थापना इंडो पैसिफिक यानी कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में चीन के बढ़ते हुए दबदबे को कम करने के लिए की गई थी। चाइना इसे
चाइना इसकी निंदा करता है और इसको एशियन नाटो बोलता है। हालांकि इसको हमेशा भारत नकारता आया है कि यह एशियन मतलब नाटो की तरह एक संगठन नहीं है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग्स की जो अभी वर्तमान की न्यूज क्या है, तो क्वाड के जो वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक होगी, इसकी मेजबानी करने का काम भारत करेगा। ठीक है, हालांकि जो क्वाड बना था, तो क्वाड बनाने की जो शुरुआत की गई थी वो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के द्वारा की गई थी और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। 2007 में इसकी स्थापना हुई। हालांकि कुछ समय के लिए बीच में समाप्त भी हो गया था, लेकिन 2017 के बाद में ये वापस से क्या गया है, स्थापित हो गया है। ये चारों देश मिलकर एक युद्ध अभ्यास भी करते हैं जिसको बोलते हैं मालाबार युद्ध अभ्यास। मालाबार युद्ध अभ्यास इन चारों देशों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया एक युद्ध अभ्यास है जो एक नौसेना युद्ध अभ्यास है। ठीक है, ये चाइना के बढ़ते दबदबे को कम करने के लिए किया जाता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग्स के द्वारा। ठीक है, अगली न्यूज है अपनी मेघालय के जो सीएम है जिनका नाम है कॉनराड संगमा। ठीक है, और सत्यपाल मलिक जो है वो यहाँ मेघालय के क्या है, आपके गवर्नर हैं। ठीक है, मेघालय के सीएम आपके कॉनराड संगमा जी के द्वारा पिछवाड़े सुअर पालन योजना की शुरुआत की गई। क्या, कौन सी सुअर पालन योजना? पिछवाड़े सुअर पालन योजना की शुरुआत की गई कॉनराड संगमा जी के द्वारा। अगली न्यूज क्या है, उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह जी कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह जी क्या है, लोकसभा के वर्तमान में महासचिव हैं। ठीक है, इनको लोकसभा के महासचिव पद से हटाकर क्या कर दिया गया है, संसद टीवी, जो कि 2021 से पहले अलग अलग दो टीवी हुआ करती थी, एक लोकसभा टीवी हुआ करती थी और एक राज्यसभा टीवी हुआ करती थी। इन दोनों को 2021 में मर्ज कर दिया गया था। 2021 में इसको मर्ज करने के बाद में इसका नाम रखा गया था संसद टीवी। अब संसद टीवी की जो सीईओ थे रवि जी, उनको हटा दिया गया है और उनकी जगह जो लोकसभा के महासचिव हैं, उन लोकसभा के महासचिव को नामित कर दिया गया है काय के तौर पर, संसद टीवी के सीईओ के तौर पे, जिनका नाम है उत्पल कुमार सिंह। इसका फैसला दिया है लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के द्वारा इसका क्या लिया गया है, निर्णय लिया गया है। अगली न्यूज है अपनी ADIP। ये क्या है ADIP? तो असिस्टेंस टू डिसेबल पर्संस फॉर परचेस फिटिंग ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस। एक बार और आपको बता दें कि ए से है असिस्टेंट, टू डिसेबल, डी से है डिसेबल, आई पर्सन ऑफ परचेस फिटिंग ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इस योजना के तहत क्या किया गया है, श्रीमान नितिन गडकरी जी के द्वारा, नितिन गडकरी जी के बारे में बात करें तो जो आपका सड़क मंत्रालय जो है, सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय किसके पास में है, नितिन गडकरी जी के पास में है। ठीक है, इनको गडकरी की जगह रोडकरी भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने भारत के जो एक्सप्रेस में है, जो भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग है, उनको अच्छे से अच्छा बनाने में बहुत ज्यादा योगदान दिया है। ठीक है, चलो, तो उन्होंने क्या किया है, नितिन गडकरी जी के द्वारा दिव्यांग और वरिष्ठ जनों के लिए क्या किया गया है, मुफ्त उपकरण एवं सामग्री बांटी है। किस योजना के तहत बांटी गई है, तो ADIP योजना के तहत बांटी गई है। ठीक है, और आपको बता दें कि जो ये ADIP योजना है, ये ADIP योजना ये सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती है, ये आती है सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अगली न्यूज है अपनी। ठीक है, आज 5 सितंबर का दिन है और आज 5 सितंबर के दिन राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस काय के लिए मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, तो जो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, उन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जो जन्म जयंती है, उनका जन्म 1888 में 5 सितंबर के दिन 1888 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी, तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में उनका जन्म हुआ था। मद्रास प्रेसिडेंसी यानी आज की बात करें तो आज के तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो 5 सितंबर 1888 में उनका जन्म हुआ था। फिर 1962 में जब वो भारत के क्या दूसरे राष्ट्रपति बने, दूसरे राष्ट्रपति बनने के समय पे उनके जो स्टूडेंट्स थे उनके द्वारा क्या किया गया, उनसे एक अनुमोदन किया गया कि हम 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद उनकी अनुमति मिली और तभी से 1962 से ही यह 5 सितंबर जो कि श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जन्म जयंती है, उस दिन क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे वो एक शिक्षक ना होकर एक भारतीय दार्शनिक थे
दार्शनिक और उसके अलावा वह एक राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, उसके अलावा बात करें तो उनके द्वारा जो किए गए हैं, उनने अपने जीवन में क्या क्या उपलब्ध किया है जो वो इतने बड़े व्यक्ति बने हैं। तो 1917 में उन्होंने एक किताब लिखी थी, उन किताब का नाम था द फिलोसॉफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या नाम लिखा था? द फिलोसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। इस पुस्तक का उन्होंने क्या किया था? लिखा था। ठीक है, उसके अलावा बता दें 1931 से लेकर 1936 तक जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे वो आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय है, उस आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलाधिपति रहे थे। उसके बाद में 1939 में जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, इनको आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि भारत की बहुत प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहां पर हिंदू यूनिवर्सिटी है, इसका मतलब यही नहीं है कि हिंदुओं के लिए है, सभी के लिए है, वो उसका नाम निकल। जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, इस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के क्या बनाया था? उनको कुलाधिपति बनाया गया था। उसके बाद में 1949 से लेके 1952 तक, मतलब 1949 से लेके 1952 तक जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं वो USSR यानी कि यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक में भारत की ओर से राजदूत के तौर पे उन्होंने काम किया था। ठीक है, 1952 में भारत के पहले उपराष्ट्रपति बनने का उनको क्या मिला था? सौभाग्य मिला था। 1952 से लेके 1962 तक सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, 10 साल तक वो उपराष्ट्रपति के पद पर रहे। उसके बाद 1962 में उन्हें भारत के दूसरे राष्ट्रपति यानी कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति बनने का मौका मिला। तो 1962 से लेकर 1967 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति के तौर पे उन्होंने कार्य किया। ठीक है, इसी दौरान 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को उनके जो कार्य किए हैं उन्होंने जो जीवन में, उन जीवन के कार्यों के लिए भारत का सर्वोच्च सम्मान, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, उससे सम्मानित किया गया था। उस समय 2 और व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जिसमें एक CV रमन जो वैज्ञानिक हैं, चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और C राजगोपालाचारी जी को भी क्या किया गया था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन 3 लोगों को क्या किया गया था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1954 में। ठीक है, यह पहला भारत रत्न बांटा गया था और इन 3 लोगों को पहली बार भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, 1975 में जब इनका देहांत हुआ तो इनके देहांत से पहले, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के देहांत से पहले 1975 में जो हुआ था, उससे पहले इनको 11 बार शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए क्या किया गया था? नामित किया गया था। हालांकि एक भी बार मिला नहीं, जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी के साथ हुआ, उनको भी 4 से 5 बार शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया, लेकिन नहीं मिल सका। उसी प्रकार सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भी गांधी नोबेल शांति प्राइज के लिए नामित किया गया था, हालांकि वो उन्हें नहीं मिला। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।